दिल्ली लिकर पॉलिसी, जिसकी वजह से पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दिल्ली लिकर पॉलिसी, जहां एक ही पार्टी के असिस्टेंट से लेकर टॉप मिनिस्टर्स तक जेल की कतार में खड़े दिखे। दिल्ली लिकर पॉलिसी, जिसने देश की राजधानी को दारूबाज स्टेट का टैग दिला दिया। दिल्ली लिकर पॉलिसी, जहां शराब की दुकानों पर लगी भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने कई बार सुना होगा कि शराब की लत ऐसी होती है जिससे लोगों के घर, जमीन, जायदाद, रिश्ते, नाते, पैसे सब डूब जाते हैं। लेकिन इस बार इस शराब ने कुछ ऐसा किया जिसने दिल्ली सरकार की जड़ों को हिला दिया। कोई दिल्ली लिकर पॉलिसी बोलता है, कोई दिल्ली लिकर स्कैम बोलता है, लेकिन ये टॉपिक जब उठता है तो एक सवाल हर कोई पूछता है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। देखिए, इसका फैसला हमारे देश की ऑनरेबल कोर्ट ही करेगी और ये फैसला हम सभी को उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सही और गलत पर जाने से पहले ये जरूरी है कि हम सब ये समझे कि आखिर हुआ क्या था, मसला क्या है, क्योंकि आधे लोगों को तो इसकी जानकारी ही नहीं है। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। ये मामला सिर्फ बाय वन गेट वन बीयर बॉटल खरीदने या फिर मंदिरों और स्कूलों के आगे पीछे, सामने, आसपास शराब की दुकान खोलने जितना सिंपल नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी डिटेल्स पर जाएं और उन्हें देखें तो ये केस आपकी सोच से बहुत परे है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शराब है क्यों। भाई, आखिर एक स्टेट पे बहुत सी पॉलिसीज होती है, बहुत बड़ा बजट होता है, एक स्टेट को चलाने के लिए इतना कुछ होता है, लेकिन इन आरोपों को देखिए तो शराब जैसे चीज को ही क्यों चूज किया गया, इसी की पॉलिसी में क्यों इतना बड़ा चेंज किया गया, क्यों इसी की पॉलिसी बदली गई, जिसकी पॉलिसी पर डाउट इजीली हो सकता है। और शराब अपने आप में एक खराब चीज है, मानी जाती है और है भी, तो यही क्यों? इसका कारण ये है कि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है और ये पैसा सरकार टैक्स रेवेन्यू से कमाती है और फिर इसी पैसे को सरकार यूज करती है स्टेट चलाने के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इस टैक्स रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा शराब की सेल से आता है। और अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ ये मामला डबल हो जाता है, क्योंकि कैपिटल में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, स्टे करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, प्लस बदलते टाइम में शराब का कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए दिल्ली सरकार के टैक्स रेवेन्यू में शराब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और यही वजह है जिससे इस पूरे मामले की शुरुआत होती है। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दे चेंज द पॉलिसी? क्योंकि शराब तो पहले भी बिक ही रही होगी, टैक्स रेवेन्यू आ ही रहा होगा और दिल्ली एज अ स्टेट पैसा कमा ही रहा होगा। नहीं, यही तो प्रॉब्लम थी कि एक्चुअली में दिल्ली में शराब बेचने में गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसका सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पा रहे थे। पुरानी पॉलिसी में पूरे दिल्ली में टोटल 864 शराब की दुकानें थी, जिसमें से 475 सरकारी दुकानें थी और 389 प्राइवेट दुकानें थी। तो पुरानी पॉलिसी में प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में शराब के ऊपर जीएसटी नहीं बल्कि वाट लगता है, यानी कि एक बॉटल बिकने पर सरकार 25% वाट लेती है। मतलब अगर 100 रुपए की बोतल पर 25 रुपए सरकार को जा रहे थे। लेकिन इससे बचने के लिए दुकानदार क्या करते थे, 500 बोतल बेचकर अकाउंट्स में सिर्फ 200 बोतल ही सेल दिखाते थे, जिस वजह से गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत हो रही थी, इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे जितना कमाना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में शराब माफिया बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मिडिल मैन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और दिल्ली के बॉर्डर स्टेट्स जैसे गुड़गांव में शराब सस्ती मिलती है और वहाँ ड्राई डेज कम थे, जिस वजह से लोग बॉर्डर स्टेट से शराब ज्यादा खरीदने लगे थे। और इन सभी चीजों पर गवर्नमेंट रोक लगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिस वजह से दिल्ली सरकार को टैक्स रेवेन्यू से जितना पैसा आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा था। और यही सब प्रॉब्लम्स को देखकर दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हम दिल्ली के सभी शराब माफिया को खत्म कर देंगे और जो रेवेन्यू बॉर्डर स्टेट्स में जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको भी दिल्ली में वापस लेकर आएंगे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट 4 सितंबर 2020 को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। इस कमेटी को हेड करती है एक्साइज कमिश्नर कृष्णा, जिसके बाद ये कमेटी 13 अक्टूबर 2020 को एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसके बाद 5 फरवरी 2021 को
दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली कैबिनेट के अंदर इस न्यू पॉलिसी को प्रपोज करती है, सबको दिखाती है, बताती है इसके बारे में। इस पॉलिसी को लेकर उस समय कई तरह की बातें भी कही गई, मीडिया में सामने आई कि ये पॉलिसी मास्टर स्ट्रोक का काम करेगी और दिल्ली का तख्ता पलट कर देगी। लेकिन शायद तब किसी को नहीं पता था कि ये पॉलिसी सरकार का ही तख्ता पलट कर रख देगी। तो आखिर नई पॉलिसी में ऐसा क्या था कि दिल्ली में शराब पानी के बहाव में दिखने लगी। गवर्नमेंट ने अपनी नई पॉलिसी में एक मेन बात पर फोकस किया था कि शराब बेचना सरकार का काम नहीं हो सकता, जो बात बिल्कुल सही थी। हम सब इस पर एग्री करेंगे कि शराब बेचने का काम सरकार का तो नहीं है। काफी हद तक ये सही भी है, शराब जैसी चीज सरकार को नहीं बेचनी चाहिए और इसीलिए इसको चेंज किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने शराब की दुकानों से खुद को अलग करने का फैसला किया और शराब ठेकों को प्राइवेट वेंडर्स के पास बेच दिया। ये न्यू पॉलिसी में चेंज किया गया। दूसरी बात आम आदमी पार्टी ने जो कही वो ये थी कि वो एंटी करप्शन है, इसलिए इस पॉलिसी के जरिए हम शराब माफिया, ब्लैक मार्केटिंग और रेवेन्यू लॉस को दूर करेंगे। इसलिए पहले पॉलिसी में किसी को भी एक ठेके का लाइसेंस लेने के लिए 6 से 7 लाख रुपए देने पड़ते थे, लेकिन न्यू पॉलिसी में कहा गया कि अब लाइसेंस लेने के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा पुरानी पॉलिसी में ठेकों के लाइसेंस लॉटरी सिस्टम से मिलते थे, लेकिन नई पॉलिसी में ऑक्शन का सिस्टम बनाया गया और ऑक्शन से मतलब तो साफ है, जो ज्यादा पैसे देगा वो लाइसेंस ले जाएगा, जिसके पास पैसे कम होंगे उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली में शराब की सभी 864 दुकानें सही से डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, इसलिए हम ठेकों को 32 जोन्स में बांट देंगे और हर जोन में 27 ठेके होंगे और एयरपोर्ट वाले इलाके में 10 ठेके जरूर ही होंगे। लेकिन ठेकों के एग्जैक्ट लोकेशंस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, जिसमें ये डिसाइड नहीं हो पाया कि ठेकों का मंदिर के पास खुलना सही है या नहीं, या फिर स्कूल के सामने अगर ठेका होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात पर गौर ही नहीं दिया गया। इसके अलावा केजरीवाल जी की सरकार ने कहा कि दिल्ली के अंदर शराब पीने की एज लिमिट 25 से कम करके 21 साल कर देंगे, ताकि ज्यादा लोग अपनी जिंदगी खराब कर पाएं। मतलब ज्यादा लोग शराब पी पाएं। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में ड्राई डेज भी ज्यादा है, जिस वजह से आधी कमाई बॉर्डर स्टेट्स को जाती है, इसलिए उन्होंने दिल्ली के 23 ड्राई डेज को कम करके नई पॉलिसी में 3 दिन कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यू पॉलिसी में शराब की दुकानों को खोलने की टाइम लिमिट को 8 बजे से बढ़ाकर 3 बजे कर दिया और इसके अलावा इन लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली में फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं, तो शराब की दुकानों को सुंदर, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। इसलिए न्यू पॉलिसी में कहा गया कि कोई भी ठेका 500 स्क्वायर फीट से कम नहीं होगा और हर ठेके में एयर कंडीशनर होना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज भी जरूर होना चाहिए। ये कुछ चीजें उन्होंने मैंडेटरी कर दी ठेकों में और इस पॉलिसी में होम डिलीवरी भी अलाउड की गई। तो ये थी पूरी न्यू लिकर पॉलिसी जो दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई थी। और इस मास्टर ब्लास्टर पॉलिसी को बनाकर दिल्ली सरकार ने ये दावा भी किया कि जो टैक्स रेवेन्यू अभी तक हम 5000 करोड़ रुपए कमा रहे थे, वो अब इस मास्टर ब्लास्टर स्कीम के साथ 8000 रुपए करोड़ तक हो जाएगा। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ? तो जब ये पॉलिसी बनी उस समय दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एक्साइज डिपार्टमेंट संभालते थे, इसलिए इस पॉलिसी का पूरा जिम्मा भी उन्हें ही सौंप दिया गया। जिसके बाद मनीष सिसोदिया जी के साथ 2 लोगों को और ऐड किया जाता है, जो है रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, और इन तीनों लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। और ये तीनों मिलकर इस पॉलिसी को अप्रूव करते हैं और यही तीनों ये डिसाइड करते हैं कि इस पॉलिसी के सारे फैसले आने वाले समय में क्या होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, कब होंगे। लेकिन इन तीनों के अप्रूवल से ही सिर्फ काम नहीं बनता, पॉलिसी को लागू करने के लिए एलजी अनिल बैजल का अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी था। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 15 अप्रैल 2021 को इस पॉलिसी को लेकर एलजी के पास जाते हैं और ये पॉलिसी अप्रूव भी हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट। दरअसल ये पॉलिसी 17 नवंबर को लागू की जानी थी, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले एलजी ये कहते हैं कि पॉलिसी लागू करने से पहले कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस बात पर ध्यान रखना होगा कि शराब का कोई भी ठेका किसी भी ऐसी जगह पर ना खुले जहां पर लोग अनकंफर्टेबल हो जाए। इसके लिए इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया कि कोई भी ठेका खोलने से पहले उसकी लोकेशन टीडीए और एमसीडी से अप्रूव
करानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे चेंजेस भी करने पड़े और उसके बाद ये पॉलिसी दिल्ली में लागू की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको मीडिया में दो बातें सुनने को मिलेगी। ये कि एलजी से अप्रूवल मिल गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एलजी से अप्रूवल नहीं मिल पाया। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशंस देखे और प्रूफ देखे तो असल में एलजी ने ओरिजिनल पॉलिसी का अप्रूवल दे दिया था, लेकिन उसके बाद पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए जिनका अप्रूवल नहीं लिया गया था। जी हाँ, लिया ही नहीं गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लास्ट में इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि अपनी इस मास्टर स्ट्रोक पॉलिसी को दिल्ली सरकार को बस 8 महीनों में ही वापस लेना पड़ गया। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर कैपिटल की गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। तो जैसे ही ये स्कीम लागू हुई तो नई पॉलिसी का हर पॉइंट गवर्नमेंट पर ही बैकफायर करने लगा। तो सबसे पहले सभी लिकर वेंडर श्योर नहीं हो पा रहे थे कि इतने महंगे शराब की लाइसेंस खरीदने के बाद ठेके चल भी पाएंगे या फिर नहीं। और दूसरी बात यह है कि एलजी के ऑर्डर पर डीडीए और एमसीडी के अप्रूवल लेना भी हर वेंडर की बस की बात नहीं थी। और इसी वजह से 800 के करीब जो पहले पॉलिसी में ठेके खुले हुए थे उनमें से सिर्फ 644 दुकानें ही दोबारा खुल पाई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि धांधली सिर्फ पॉलिसी में ही नहीं बल्कि डीडीए और एमडीए के अप्रूवल में भी हुई है, क्योंकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के पास कोई भी लिकर शॉप नहीं खुलनी थी। लेकिन फिर भी दिल्ली में कई जगहों पर रेजिडेंशियल एरिया के पास लिकर शॉप्स खोली गई। यहाँ तक कि कई जगहों पर तो मंदिर, स्कूल और कॉलेजेस के पास भी ठेके खोले गए। दिल्ली के चाणक्यपुरी में तो एक गुरुद्वारे की केवल 100 मीटर की दूरी पर एक लिकर शॉप खोल दी गई थी। और ये सब होने के बाद बहुत से केसेस सामने आए जिसमें मारपीट हुई, लड़ाई झगड़े हुए और फिर ऐसी शॉप्स के लिए कोर्ट से ऑर्डर्स भी आए कि इन शॉप्स को वहां से तुरंत हटाया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है तो जिन कंपनीज ने इन लिकर शॉप्स के लाइसेंस खरीदे थे वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और इन सभी कंपनी का कहना था कि हमें इन पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई और अब हमें अपने लाइसेंस के पैसे वापस चाहिए और सिक्योरिटी फीस भी वापस चाहिए। और ये सब चलते चलते दिल्ली में लिकर शॉप्स की हालत ये हो गई कि जहां 800 दुकानें पहली पॉलिसी में थी, 800 तकरीबन, वहां अब सिर्फ तकरीबन 600 खुली और इन सब केसेस के चलते ये आंकड़ा 400 से भी कम होने वाला था। लेकिन दिल्ली के जिन इलाकों में शराब का कंजप्शन ज्यादा होता था वहाँ शराब की शॉर्टेज होने लगी। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट की नीयत पर लोगों को शक तब हुआ जब उनकी खराब इम्प्लीमेंटेशन सामने आई। फॉर एग्जाम्पल, न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी शराब बना रही थी वो बेच नहीं सकती थी और जो बेच रही थी वो बना नहीं सकती थी, वाइस वर्सा। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया जो कंपनी मैन्युफैक्चरर थी वो सीक्रेटली या फिर इनडायरेक्टली लाइसेंस लेकर शराब बेच ही रही थी, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ गया और शॉप्स कम हो गई और कंजप्शन बढ़ गया। अब इतनी सारी कंपटीशन में नई पॉलिसी की कुछ क्लॉज सामने आते हैं जिसमें लिखा जाता है कि अगर वेंडर चाहे तो बॉटल को एमआरपी से कम प्राइस में भी बेच सकता है और हाई डिस्काउंट भी दे सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। हमने ठेकों पर कई महीनों तक लंबी लाइनें लगती हुई देखी, बाय वन गेट वन के ऑफर्स भी देखे। अब ऐसे में शराब का कंजप्शन बढ़ना तो लाजमी था ही। पुरानी पॉलिसी में जहां एवरेज सेल 13.2 मिलियन थी, वहीं नई पॉलिसी के बाद इतनी कम दुकानें होने के बाद भी एवरेज सेल आई 24.50 मिलियन। अब आप ही बताइए कि दिल्ली को दारूबाज स्टेट खोलना गलत था क्या? अब सुनने में ऐसा लगता है कि जब शराब ज्यादा बिकी तो पैसे ज्यादा आए तो मुनाफा होना तो बनता ही है और अल्टीमेटली दिल्ली गवर्नमेंट का गोल भी यही था। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। शराब की डबल बिक्री होने के बाद भी सरकार को घाटा हो गया, जिसके बाद हर कोई ये सोच रहा था कि भैया आखिर ये कैसी पॉलिसी लाई है जिसमें सब कर भी लिया फिर भी कुछ नहीं मिला। तो फाइनली ये सब देखने के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार एलजी को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें कहा जाता है कि इस पूरी पॉलिसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज है जो कि जानबूझकर की गई है। रिपोर्ट में नरेश कुमार कहते हैं कि कई चीजें मनीष सिसोदिया ने बिना अप्रूवल लिए है और इम्प्लीमेंट भी करती है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये पूरी पॉलिसी इलीगल तरीके से चल रही है और बहुत सारे एक्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनका वायलेशन भी कर रही है। इस रिपोर्ट में पॉलिसी को लेकर कई तरह के खुलासे किए गए। अब वो क्या क्या खुलासे थे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये कहा गया कि दिल्ली में कुछ ऐसी कंपनीज को भी लाइसेंस दिया गया है जो दिल्ली में बैन थी। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि एक कंपनी थी जिसको लाइसेंस देने के टाइम पर 30 करोड़ में लाइसेंस दिया गया,
लेकिन बाद में उसे एयरपोर्ट से एनओसी नहीं मिल पाई और दिल्ली सरकार ने यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बिना किसी कैबिनेट और मिनिस्टर से अप्रूवल लिए उसको वो 30 करोड़ वापस कर दिए। न्यू लिकर पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने खुद ये नियम बनाया था कि किसी भी कीमत पर कंपनी को लाइसेंस के पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। तो सवाल ये उठा कि आखिर उनको बिना अप्रूवल के पैसे वापस क्यों दिए गए। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने कई कंपनीज के करीब 144 करोड़ की लाइसेंस फीस को बिना किसी अप्रूवल के माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया कि इन्होंने कई कंपनी के लाइसेंस को बिना फीस लिए रिन्यू कर दिया और इसका अप्रूवल भी नहीं लिया गया है। अपने इस रिपोर्ट में नरेश कुमार ने सीधा मनीष सिसोदिया पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने ये सारे फैसले बिना किसी अप्रूवल और मीटिंग के लिए हैं और इस सब के चलते दिल्ली को 580 करोड़ का फायदा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया। चीफ सेक्रेटरी का ये भी कहना था कि मनीष सिसोदिया ने ये सब जानबूझकर किया है क्योंकि वो वेटर्स को फायदा पहुंचाना चाहते थे। और जैसे ही रिपोर्ट एलजी के टेबल पर पहुंचती है तो तुरंत इस पर इंक्वायरी बैठाते हैं और फिर शुरू हो जाती है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। लेकिन इसके बाद सबसे अजीब चीज जो होती है वो ये है कि मनीष सिसोदिया 31 जुलाई 2022 को अपनी ये न्यू लिकर पॉलिसी को हटाकर पुरानी पॉलिसी वापस ले आते हैं। और बस फिर क्या था, इस पूरे मुद्दे पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज टूट पड़ती हैं और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस, बीजेपी हर कोई रेजिग्नेशन मांगने लगता है और हर कोई प्रोटेस्ट करने लगता है दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ही वो पहली पार्टी थी जिन्होंने दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ कंप्लेन की। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेटर भेजकर आम आदमी पार्टी पर कई सीरियस एलिगेशंस लगाए और इस पूरी पॉलिसी को ही इलीगल बताया। इसके अलावा एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली सरकार के पीछे पड़ गई थी, वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया था और उन्होंने अपनी पहली एफआईआर में 16 लोगों के नाम दर्ज किए, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल था। और उसके बाद इस पूरी पार्टी के साथ क्या क्या हुआ उससे तो हम सब वाकिफ हैं। कौन कौन जेल गया वो भी हमने देखा है। लेकिन अगर हम सोचे कि गड़बड़ कहाँ हुई तो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई इम्प्लीमेंटेशन में। केजरीवाल सरकार इस पॉलिसी को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट या तो कर नहीं पाई या तो करना ही नहीं चाहती थी, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में जनता का भला करने से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा चलाने पर फोकस ज्यादा किया जाता है, जिसमें फंसती हमेशा पब्लिक ही है। लेकिन इस बार गलती हमारी और आपकी भी उतनी ही है जितनी सरकार की थी, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू में शराब जैसी चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाने का काम हमने ही किया है। शराब पर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर देखकर लंबी लाइन लगाने का काम भी हमने ही किया है। सस्ती दारू मिलने पर पूरी दिल्ली की एवरेज सेल को डबल करने का काम हमने ही किया है। शायद अगर इस मॉडर्न एरा में लोगों के बीच ज्यादा पार्टी और ज्यादा शराब पीने की कंपटीशन ना चल रही होती तो इतना बड़ा घोटाला होना पॉसिबल ही नहीं होता। सोचिए, क्योंकि सोचना बेहद जरूरी है। अब देखिए कौन सही कौन गलत, इस बात का फैसला सही टाइम पर कोर्ट खुद कर लेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी कहानी सुनकर आप सभी ने अपने दिमाग में भी कोई जजमेंट बना ही लिया होगा। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इस पूरे कॉम्प्लिकेट केस को हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एकदम इजी शब्दों में समझाएं, जिसमें बहुत सारी मेहनत लगी है। और उस मेहनत के नाम एक लाइक छोड़कर आप जरूर जाइएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दीजिए।